आखिरी ऑप्शन जो है वो अगर एफडी में आप डालते भी हो, अब जब अगले 3 साल के लिए पार करोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि जब तक वो अगला 3 साल वाला मैच्योर होगा ना, तब तक आपका जो अगले साल है वो दूसरा वाला एफडी मैच्योर हो जाएगा। कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर जो है आपको ये कभी नहीं बोलेगा कि आप अपने पैसे जो है एफडी में पार्क करो या जो है बैंक में पार्क करो, लेकिन फिर भी आपने सारे चीजों को जो है वो आकलन देखा, सबके रिस्क और रिवार्ड देखे, और फिर आपको लगता है कि आपको पैसे जो कहाँ पे ज्यादा सेफ है, तो एफडी आपको लगता है कि ज्यादा सेफ है। लेकिन एफडी को आगे हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें इन्वेस्ट कैसे करना है, या एफडी में अगर आप डालते ही हो आखिरी ऑप्शन, ठीक है, आखिरी ऑप्शन जो है वो अगर एफडी में आप डालते भी हो तो वो एफडी का जो पैसे है वो किस तरीके से आप जो है वो उसे इन्वेस्ट कर सकते हो जिससे वो आपके लिए एक ज्यादा अच्छा इंटरेस्ट अर्न कर सके। अब इसको हम लोग डिटेल्स में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि देखो एफडी जो है ये लास्ट ऑप्शन होना चाहिए आपके पास, और खासकर अगर एफडी लास्ट ऑप्शन है भी तो अगर देखो अगर आपके पास जो भी अमाउंट है उसमें इमरजेंसी फंड को अगर आप एफडी में डालते हो और किस साइकिल बेस में डालोगे उसको हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन अगर आपके पास बहुत ज्यादा जो है वो पैसे हैं और आप चाहते हो कि सबके सब जो है वो पार्क कर दो एफडी में, तो ये चीजें जो है बिल्कुल मत करना कि सारे पैसे जो है एफडी में पार्क मत करना। केवल आप अपने इमरजेंसी फंड को जो है वो रख सकते हो या उसे पार्क कर सकते हो एफडी में, जिसे आप आराम से जो है ब्रेक कर सको। वो भी एक ही बैंक में सारे पैसे जो है पार्क नहीं करने। आपके पास मान लो 30 लाख है, 15 लाख है जिसे आप पार्क करना चाहते हो एफडी में, तो ये जो है एक ही बैंक में पार्क करना हो सकता है आपके लिए एक बैड चॉइस बन जाए। वो क्यों बन सकता है इसको हम लोग जो है वो डिटेल्स में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक एक करके चीजों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि देखो एफडी को ऐसा कौन सा चीज है जो कि इम्पैक्ट डाल सकता है एफडी में। अगर देखो अगर इंटरेस्ट रेट देखोगे नॉर्मली, तो इंटरेस्ट रेट क्या होता है, नॉर्मली जो है इंटरेस्ट रेट अगर आप 3 साल से नीचे का ले रहे हो, जितना आप कम ड्यूरेशन का ले हो, इवन 1 साल से ऊपर और 2-3 साल के बीच में, तो इंटरेस्ट रेट जो है वो 6% के आसपास रहता है, थोड़ा बहुत ज्यादा भी मिल जाता है। और अगर आप 3 साल से ऊपर कर देते हो तो जो 6% मिलने वाला होता है वो कम हो जाता है। अब ये जो कम अमाउंट होता है ना, ऐसा इसलिए होता है कि लॉन्ग टाइम के लिए जो आप पार करोगे उतना ही हो सकता है कि इंटरेस्ट जो है आपको कम मिले। अब इसको जो है आप किस तरीके से बेनिफिट उठा सकते हो उसको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले एफडी है, उसके नुकसान क्या हो सकते हैं ये देख लो। अगर मान लो कि आपको जो है बहुत ही अच्छा करके कुछ ऐसे स्मॉल फाइनेंस बैंक या बाकी सब में जो है वो आप ले लेते हो, और उसके बाद भी आपको जो है इंटरेस्ट रेट मान लो पर एनम 7% के आसपास का मिल जाता है। अब 7% का जो इंटरेस्ट होता है, इस 7% के इंटरेस्ट में आपका इन्फ्लेशन रेट जो है वो छाड़ दो हर साल, जो कि हर साल अभी इंडिया में देखोगे तो 4.5% के आसपास है, इवन 5% मान लो। अगले साल हो सकता है कि इन्फ्लेशन रेट और बढ़ जाए, और क्यों बढ़ सकता है, क्योंकि अभी देखोगे तो पूरे वर्ल्ड में जो है इन्फ्लेशन चल रहा है, इन्फ्लेशन रेट जो है वो बढ़ सकता है। इवन 4.5% है, 5% मान लो, या चलो हम लोग 4% ले लेते हैं, तो आपको जो 7% जैसे तैसे जुगाड़ करके मिल गया, उसमें से आप 4% जो है इन्फ्लेशन छाड़ दो तो आपके पास बचता है 3%, और उस 3% में से आपका जो है टैक्स भी जो है वो कटेगा। अगर देखो यही चीज आप म्यूचुअल फंड में, एसआईपी में या स्टॉक में किए रहते तो हो सकता है कि शायद आप इस वाले जोन से, जो टैक्स वाला जोन है, अगर 1 लाख तक का जो है वो आपका कैपिटल गेन होता है तो उस पर आपको टैक्स नहीं देना होता, लेकिन यहाँ पे जो आपको जितना भी कैपिटल गेन होगा उस पर टैक्स देना पड़ेगा। तो ये टैक्स जो है वो निकाल दो, और उसके बाद आपके पास बचेगा 1 से 1.5%, और जो 1 से 1.5% होगा उसके लिए जो है आपको एफडी में यहाँ पे पार करना पड़ेगा। तो आप सोच सकते हो कि इवन आप जो है ये अमाउंट आप गोल्ड में भी रखोगे ना, तो भी जो है ये एफडी से ज्यादा जो है वो रिटर्न देगा। और अगर आप म्यूचुअल फंड में रखते हो तो पर एनम आप मान लो कि लॉन्ग टर्म में आपको 10 से 12% से ज्यादा जो है आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको उससे ज्यादा जो है रिटर्न मिले। लेकिन 10 से 12% रिटर्न मिलना भी जो है वो एफडी के मुकाबले काफी अच्छा है, क्योंकि उसमें अगर आप 1 लाख पर एनम गेन भी होता है तो आपको टैक्स तो नहीं देना है। अगर उससे ज्यादा भी होता है, अगर मान लो जैसे 2 लाख हो गया कैपिटल गेन, तो जो 1 लाख होगा उस पर कोई टैक्स नहीं देना, जो उसके ऊपर का 1 लाख होगा उस पर टैक्स देना रहता है। तो ऐसे सिनेरियो में अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर आपको पास लास्ट चॉइस है, सब कुछ जानने के बाद भी आप कहते हो कि नहीं मेरे पैसे तो एफडी में ही जाएंगे, तो एफडी में जो आप कैसे कर सकते हो, देखो एफडी में डालने के 2-3 तरीके हैं। अगर आप एक ही बैंक के साथ क्या हो कि एक लॉयल कस्टमर हो, चाहते हो कि आपके सारे पैसे एक ही बैंक के पास रहे, तो उसमें भी जो है आपको नुकसान है कि कल हो गया अगर मान लो आपके बैंक में कुछ भी हो जाता है, तो वैसे सिनेरियो में जो भी आरबीआई के द्वारा जो है वो मानित बैंक्स हैं उनमें से केवल जो है आरबीआई 5 लाख रुपए जो है वो दे सकता है, उससे ज्यादा नहीं दे सकता अगर उस बैंक को कुछ भी होता है तो। यानी कि अगर मान लो आपके पैसे जो है 10 लाख पार्क है, तो अगर उनमें से कुछ भी हो जाता है उस बैंक को, तो आरबीआई केवल 5 लाख रुपए देगा, 5 लाख जो है आपके गए। वैसे बैंक को जो है जल्दी से कुछ होगा तो नहीं इंडिया में,
लेकिन चांसेस जो है वो बना रहता है हमेशा के लिए। इसके अलावा आपने ये भी देखा होगा कि जो अभी स्मॉल फाइनेंस बैंक आ रहे हैं वो जो नॉर्मल बैंक्स हैं उनसे ज्यादा इंटरेस्ट दे रहे हैं एफडी पे। और आपने सुना भी होगा कि 7% 7.5% तक का जो है वो इंटरेस्ट आपको दे रहे हैं। तो आपको जो है अब किसको चूज करना चाहिए? तो सबसे पहले देखो, अगर आप दोनों बैंक में चूज करते हो, तो अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक भी चूज करते हो तो इस चीज का ध्यान रखो कि वो आरबीआई के द्वारा जो है वो रजिस्टर्ड हो और आरबीआई के द्वारा जो है मान्यता प्राप्त कर रहा हो, जिससे उसे जो है क्या मिल जाए कि एक वैलिडेशन मिल जाए कि अगर आपके पैसे को कुछ भी होता है या बैंक को कुछ भी होता है तो आपके पैसे जो है वो उतने सेफ मिल जाए। अब अगर आपको मान लो 15 लाख रुपए जो है वो पार करना है एफडी में, जो कि मान लो कि आप इन्वेस्ट भी नहीं करो, आपका जो है वो एक इमरजेंसी फंड है जिसे आप चाहते हो 15 लाख रुपए जो है पार कर दो। अगर अपने इमरजेंसी फंड को एक ही बैंक में पार कर देते हो और ये रहता है कि मान लो कि इन फ्यूचर अगर कुछ भी हो जाता है तो वैसे सिनेरियो में आपका जो अमाउंट है वो केवल 5 ही लाख मिलेगा। अब ऐसे सिनेरियो में आप जो है वो 2-3 बैंक जो है चूज कर सकते हो जहाँ पे 5-5 लाख रुपए जो है एफडी में पार कर सकते हो। और एफडी में अगर आपको ज्यादा इंटरेस्ट लेना है तो पार करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है कि वहां पे क्या करना है आपको। सबसे पहले अगर आपने मान लो 15 लाख रुपए जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हो, अब इस 15 लाख रुपए को जो है आपको 3 सालों में जो है डिवाइड कर देना है, 3 पार्ट में डिवाइड कर देना है। अब 3 पार्ट में डिवाइड करने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो आपका पहला वाला पार्ट होगा, यानी कि जो आपका 5 लाख का होगा, वो आप किसी एक बैंक में रख रहे हो चाहे सेम बैंक में रख रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर एक बैंक में रख रहे हो तो उससे या फिर सेम बैंक में या डिफरेंट बैंक में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस चीज का ध्यान रखना। तो जो पहला अमाउंट होगा उसको क्या करना है आपको केवल 1 साल के लिए जो है वो क्या करना है पार करना है, केवल 1 साल के लिए। अपने एफडी में केवल 1 साल के लिए पार करना है, यानी कि मान लो 5 लाख जो है आपने क्या किया 1 साल के लिए पार कर दिया। जो अगला 5 लाख होगा उसे क्या करना है कि 2 साल के लिए जो है पार करना है, यानी कि अगला जो 5 लाख है उसे क्या किया आपने 2 साल के लिए पार कर दिया। और इसी तरह जो अगला 5 लाख है उसे जो आपने क्या किया 3 साल के लिए पार कर दिया। अब देखो इससे फायदा क्या मिलता है। अब इससे फायदा ये मिलता है कि आपके पास जो इमरजेंसी फंड था 15 लाख, ये आपने 3 बैंक में जो है 5-5 लाख करके पार कर दिया। अब इससे फायदा ये मिलता है कि आपका इमरजेंसी फंड जो है जैसा है वैसा ही है, आपको जरूरत जो है वो जल्दी से पड़ेगा नहीं पड़ेगा, इसकी जो है संभावनाएं जो है वो अलग अलग है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हम लोग, देखो पहला है अगर 1 साल के बाद ये मैच्योर हो जाता है तो आपको इनका इंटरेस्ट भी मिल जाएगा और आपका जो अमाउंट है वो भी मिल जाएगा। अब ये कह सकते हो कि अगर आपको इंटरेस्ट की जरूरत है तो आप उस इंटरेस्ट को यूज कर सकते हो, या फिर कम्युलेटिव जो है वो फिर से उसी बैंक में अगले 3 साल के लिए उसको पार कर सकते हो। अब जब अगले 3 साल के लिए पार करोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि जब तक वो अगला 3 साल वाला मैच्योर होगा ना, तब तक आपका जो अगले साल है वो दूसरा वाला एफडी मैच्योर हो जाएगा। अब दूसरा वाला एफडी से भी जो है आप क्या कर सकते हो कि जो भी आपका इंटरेस्ट है वो आप निकाल सकते हो, या कम्युलेटिव जो है उसको अगले 3 साल के लिए पार कर सकते हो। और ये सिनेरियो जो वो चलता रहेगा। तो इससे क्या होगा कि आपका हर साल एक एफडी मैच्योर होते जाएगा, और हर साल एक एफडी मैच्योर होते जाएगा तो आपका जो पैसा था वो कुछ ना कुछ आपको इंटरेस्ट जो है वो देते रहेगा, और आपका जो इमरजेंसी फंड है वो इमरजेंसी फंड जो है क्या रहेगा इस तरह से जो है बैंक में पार्क होते रहेगा। जिसके सिनेरियो में आपको ये भी नहीं देखने को मिलेगा कि मान लो कि आपको कभी जरूरत पड़ गया। अब ये सिनेरियो कैसे भी हो सकता है, आपके पास 9 लाख है 3-3 लाख पार कर लो, आपके पास 3 लाख है 1-1 लाख पार कर दो। तो वैसे सिनेरियो में क्या हो जाएगा कि आपको अगर कभी भी इमरजेंसी फंड की जरूरत पड़ती है तो आपका हर साल एक एफडी मैच्योर हो रहा है, साथ में कुछ इंटरेस्ट भी जो है पे करवा रहा है, और इससे जो है आपका इमरजेंसी फंड बहुत अच्छे तरीके से पार कर सकते हो। लेकिन बेटर ऑप्शन क्या होगा इन्वेस्टमेंट के लिए एफडी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ भी जो इंटरेस्ट मिलेगा वो आपको एक नॉर्मल रेट से ही जो है वो मिलेगा, जो कि इन्फ्लेशन को बहुत ही मुश्किल से बीट कर पाएगा। तो इस चीज़ का जो आपको ध्यान रखना है। और ये मैं इसलिए बताया था कि ताकि अगर इमरजेंसी फंड किसी के पास है, या फिर आप इमरजेंसी फंड इकट्ठा कर रहे हो, इमरजेंसी फंड को चाहते हो कि नॉर्मल जो सेविंग अकाउंट है उसमें पार करने से अच्छा है आप एफडी में किस तरीके से उसे पार कर सकते हो। और ये सिनेरियो जरूरी नहीं कि आपके पास 15 लाख हो तभी पार कर सकते हो। 1 लाख है तो आप 30-30 जो करके जो पार कर लो, आपके पास 1.5 लाख है तो 50-50 करके पार कर लो, आपके पास 3 लाख है तो उस हिसाब से जो आप 1-1 लाख करके पार कर लो। लेकिन ऐसे सिनेरियो में क्या हो जाएगा कि आपका एक इंटरेस्ट भी अर्न करते रहेगा, और आपका जो इमरजेंसी फंड है वो भी जो है सेफ रहेगा, कहीं जाएगा नहीं। लेकिन 5 लाख से ज़्यादा जो है एक बैंक में पार्क मत करना अगर वो आपका इमरजेंसी फंड है तो, क्योंकि वैसे सिनेरियो में अगर आपके बैंक को कुछ होता है तो आपका बैंक जो आपसे लड़ते रहेगा और आपके पैसे भी जो नहीं मिलेंगे, और जो मिलना होगा वो केवल 5 ही लाख जो मिलेगा आपको। तो इस चीज़ का जो आपको ध्यान रखना है। तो होप सो कि ये जो छोटा सा डिटेल्स वीडियो था आपको समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे।